स्टूडेंट्स, समो डिजिटल ऐप पर आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र। यहाँ पे अपन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो पाचन तंत्र होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आहार नाल और पाचक ग्रंथियां, इनसे मिलकर क्या बना होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र होता है वो बना होता है। यहाँ पे अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है क्या होती है? लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है। इसका व्यास जो होगा अलग अलग जगह पे क्या होगा? अलग अलग होगा। पूरी बॉडी में इसका व्यास जो होता है अलग अलग जगह पे क्या होता है? अलग अलग होता है। माउथ से लेकर कहाँ तक? एनस तक, गुदा तक फैली रहती है। ठीक है, ये क्या होती है? मतलब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो इनकी इसकी उत्पत्ति के आधार पर इसकी बात करते हुए कैसी होती है? एक्टो एंडोडर्मल होती है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एक्टो एंडोडर्मल होती है। उत्पत्ति के आधार पर कैसी होती है? एक्टो एंडोडर्मल होती है, क्योंकि इसका जो फोरगट भाग होता है वो कैसा होता है? एक्टोडर्मल होता है। जो मिडगट भाग होता है वो एंडोडर्मल होता है, और जो हाइंडगट भाग होता है वो फिर से कैसा होता है? एक्टोडर्मल होता है। तो इस प्रकार ये इस उत्पत्ति के आधार पर कैसी होती है? एक्टो एंडोडर्मल होती है। अगर अपन एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो, जैसे अगर अपन बात करें बक्कल कैविटी, फिर बक्कल कैविटी के बाद में जो होती है क्या आते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में इजोफेगस। इजोफेगस के बाद में स्टमक, देन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, फिर एनस या फिर रेक्टम एनस। ये जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल जो होती है प्रेजेंट होती है। अब ये जो बक्कल कैविटी होती है, यहाँ पे अगर बात करें तो बक्कल कैविटी का जो अग्र भाग होता है वो कौन बनाता है? माउथ बनाता है। यानी कि माउथ आ गया। माउथ माउथ से क्या करेगा? भोजन ग्रहण किया जाएगा। माउथ से कहाँ आएगा? बक्कल कैविटी में आएगा। बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से इजोफेगस, स्टमक, फिर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं? बक्कल कैविटी की बात करें तो बक्कल कैविटी में मैंने क्या बताया? बक्कल कैविटी का जो अग्र भाग होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? माउथ प्रेजेंट होता है। अच्छा, बक्कल कैविटी की जो छत की बात करें तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? पैलेट, तालू प्रेजेंट होता है। और जो बक्कल कैविटी का फर्श होता है वो कौन बनाती है? जीभ बनाती है, टंग। और इसके अलावा बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? टीथ प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ प्रेजेंट होते हैं। और अगर पश्च भाग की बात करते हैं तो बक्कल कैविटी का पश्च भाग जो होती है कौन बनाती है? फेरिंग्स बनाती है। तो इस प्रकार बक्कल कैविटी में क्या हो गया? जो उसका अग्र भाग हो गया वो माउथ, फिर छत भाग जो बनाती है बक्कल कैविटी का वो पैलेट हो जाएगा, और जो फर्श भाग बनाती है वो कौन बनाती है? टंग, यानी कि जीभ बनाती है। ये बक्कल कैविटी की बात होगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं माउथ की, माउथ क्या होता है? अग्रतम अनुप्रस्थ दरार नुमा छिद्र होता है। अनुप्रस्थ दरार नुमा छिद्र हो गया, जिसके द्वारा भोजन क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। फिर पैलेट की बात करते हैं, जो तालु होता है। अगर मनुष्य की बात करें तो पैलेट जो होता है दो प्रकार का होता है, एक हार्ड पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट होता है। हार्ड पैलेट हो गया, एक कौन सा हो गया? सॉफ्ट पैलेट हो गया। कठोर तालु हो गया, और एक कौन सा हो गया? लचीला या फिर मुलायम तालु हो गया। तो जो हार्ड पैलेट होता है, सबसे पहले तो पैलेट का काम क्या होता है? जो नासा चैम्बर होते हैं, जो नेजल चैम्बर होते हैं, उनको किससे अलग करके रखता है? बक्कल कैविटी से अलग करके रखता है। यानी कि जो मुख गुहा होती है उसको नासा कक्ष से अलग करने का काम कौन करता है? पैलेट करता है। फिर जो नासा छिद्र होते हैं उनको बक्कल कैविटी से अलग करने का काम कौन करता है? तालु करता है, पैलेट करता है। अभी जो हार्ड पैलेट होता है वो जो सॉफ्ट पैलेट होता है। हार्ड पैलेट किसका बना होता है? जो पैलेटाइन अस्थियां होती हैं और जो मैग्जिला होती है उससे मिलकर बना होता है। मैग्जिला तथा पैलेटाइन अस्थियों से मिलकर बना होता है। पैलेटाइन अस्थियों से बना होता है। और जो
तालु का अग्र भाग होता है वो कौन सा होता है, हार्ड पैलेट होता है, और जो पश्च भाग होता है वो कौन सा होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। और जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो किसका बना होता है, संयोजी ऊतकों तथा पेशियों का बना होता है, संयोजी ऊतक तथा पेशियों का बना होता है। और जो तालु का जो पश्च से भाग होता है वो होता है कौन सा, सॉफ्ट पैलेट होता है। तो ये बात होगी पैलेट की। फिर अगर अपन बात करते हैं टंग की, जीभ की, तो जीभ का मुख्य कार्य क्या होता है, स्वाद का ज्ञान करवाना होता है। अगर जीभ के मुख्य कार्य की बात करते हैं तो क्या होता है, स्वाद का ज्ञान करवाना होता है। लेकिन कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ताप नियमन का काम भी करता है। जो टंग होती है, जीभ होती है, वो किसका काम भी करती है, ताप नियमन का भी काम करती है। लेकिन यहाँ पे अपन ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टंग क्या हो गया, स्वाद का ज्ञान करवाता है, यानी कि जो जीभ होती है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। और ये टेस्ट बर्ड्स जो होती हैं किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, टेस्ट पेपिली के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे अगर टंग की बात करते हैं तो टंग का जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग होता है जो किसका ज्ञान करवाता है, मीठे का ज्ञान करवाता है। जो उपशीर्ष भाग होता है वो नमकीन का ज्ञान करवाता है। फिर जो पार्श्व भाग होते हैं वो खट्टे का ज्ञान करवाते हैं। और सबसे लास्ट जो पश्च भाग होता है उससे कड़वेपन का जो ज्ञान होता है वो कहाँ से होता है, जीभ का जो सबसे आखिर का हिस्सा होता है, लास्ट भाग होता है पश्च भाग, वो किसका ज्ञान करवाती है, कड़वेपन का ज्ञान करवाती है। तो इस प्रकार ये एक बात होगी, किसकी, टंग की बात होगी, जीभ की बात होगी। बक्कल कैविटी में मैंने क्या बताया, माउथ बताया, फिर पैलेट बताया और टंग बताया, तीनों के मैंने कार्य बता दिए क्या होते हैं। फिर मैंने बताया यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं, दांत प्रेजेंट होते हैं। अब जो दांत होते हैं, टीथ की अगर संरचना की बात करते हैं तो टीथ में क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं। एक क्राउन भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं, शिखर भाग बोलते हैं। दूसरा जो होता है नेक भाग होता है, और एक रूट भाग होता है। तो जो सफेद चमकदार भाग होता है वो कौन सा होता है, क्राउन होता है। और ये जो क्राउन भाग होता है इसके ऊपर किसका आवरण होता है, इनेमल का आवरण होता है, इनेमल का आवरण होता है। ये जो इनेमल होता है ये क्या होता है, जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। अगर इनेमल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। दूसरा ये जो नेक भाग होता है और जो रूट भाग होता है इसके ऊपर सीमेंट आवरण पाया जाता है। अब यहाँ पे टीथ की अगर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है। जो दांत होते हैं, दांतों को क्या बोलते हैं, आंशिक जीवित और आंशिक मर्त बोलते हैं। यानी कि आंशिक रूप से जीवित होते हैं, आंशिक रूप से मर्त होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है। ये जो पल्प कैविटी होती है इसके अंदर पोषक पदार्थों युक्त प्रचुर क्या भरा रहता है, पल्प भरा रहता है, पल्प भरा रहता है। अब यहाँ पे जो पल्प कैविटी होती है इसके अंदर क्या होती है, जो रुधिर वाहिनियां होती है और जो तंत्रिकाएं होती हैं वो इसके अंदर प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती हैं, जो पल्प कैविटी का आधारी भाग होता है वहां पे एक छिद्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, एपिकल फोरामेन बोलते हैं, एपिकल फोरामेन। ये जो एपिकल फोरामेन नामक छिद्र होता है इससे होकर क्या करते हैं, पल्प गुहा में या पल्प कैविटी में रक्त वाहिनियां तथा तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। तो इसलिए ये जो भाग होता है ये कैसा होता है, जीवित भाग होता है, यानी कि आंशिक जीवित हो गया, ठीक है। यहाँ पे से क्या प्रेजेंट करती है, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। अब ये जो एपिकल फोरामेन होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उम्र के साथ साथ ये एपिकल फोरामेन क्या हो जाता है, सकरा होता चला जाता है। एपिकल फोरामेन जो होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ सकरा होता चला जाता है। और वृद्धावस्था में आते आते, यानी कि वृद्धावस्था में आते आते ये बिल्कुल बंद हो जाता है।
तभी तो जब जो आदमी होते हैं वो जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो उनके दांत गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि जो एपिकल फोरामेन ये जो छिद्र होता है ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर एपिकल फोरामेन छिद्र बंद हो जाएगा तो इसमें रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं जो होती है वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो वृद्धावस्था में आके जो एपिकल फोरामेन होता है ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अभी जो पल्प कैविटी होती है इसके चारों तरफ ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। और जो वो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं होती है वो किसका श्रावण करती है, डेंटिन का श्रावण करती है। और डेंटिन क्या होता है, दांत का सबसे जो मुख्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, मुख्य भाग होता है वो क्या होता है, डेंटिन होता है। मैंने क्या बताया, जो पल्प कैविटी होती है इसके चारों तरफ किसका, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है। और ये जो ओडोंटोप्लास्ट कोशिकाएं होती हैं किसका श्रावण करती हैं, डेंटिन का श्रावण करती हैं। और डेंटिन क्या होता है, दांत का मुख्य भाग होता है। डेंटिन क्या होता है, दांत का मुख्य भाग होता है। तो इस प्रकार इसमें क्या अपन मनुष्य की बात करें तो क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब अगर दांतों की बात करते हैं तो मनुष्य में कैसे दांत प्रेजेंट होते हैं, मनुष्य में जो होते हैं द्विबार दंती, गर्त दंती और विषम दंती टीथ प्रेजेंट होते हैं। द्विबार दंती, गर्त दंती और विषम दंती टीथ परसेंट होते हैं। विषम दंती का मतलब क्या हो गया, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये चार प्रकार के क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। इंसाइजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। जो इंसाइजर होते हैं क्या करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। केनाइन होते हैं उसको चीरने फाड़ने का काम करते हैं। प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं भोजन को चबाने का काम करते हैं। जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें केनाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं, मनुष्य की बात करें तो ये जो दांत होते हैं द्विबार दंती, गर्त दंती और क्या कैसे होते हैं, विषम दंती प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने नेक की बात बताई। जो नेक होते हैं वो मसूड़े मसूड़े जो होते हैं, मसूड़ों के अंदर क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं। रूट जो होते हैं, जो अंदर अस्थियां जो होती हैं उसके अंदर क्या रहती हैं, धसी हुई रहती हैं। जो जबड़े की अस्थियां होती है उसके अंदर रूट क्या होते हैं, दसे हुए रहते हैं। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर होगी ये किसकी होगी, दांत की होगी। कि द्विबार दंती हो गए, गर्द दंती। अगर अडल्ट मनुष्य की बात करते हैं, अडल्ट मनुष्य में अगर अपन दंत सूत्र की अगर बात करें तो अडल्ट में जो होते हैं, अडल्ट मनुष्य में जो होते हैं यानी कि कितने होते हैं, टोटल 32 होते हैं। यानी कि जो पहली रो होती है इंसाइजर की, केनाइन की, प्रीमोलर की और मोलर की, इस प्रकार से क्या होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। और अगर यहीं पे अगर चाइल्ड की बात करते हैं तो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा 2102 इंटू 2 यानी कि 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये इंसाइजर होंगे, कैनाइन होंगे, प्रीमोलर हो गए और मोलर हो गए। इस प्रकार से क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, अपन ने बात कर ली किसकी, यहाँ पे अपन ने बात करी बक्कल कैविटी की। कि बक्कल कैविटी में मैंने क्या बताया, माउथ जो अग्रभाग होता है, पैलेट होता है जो छत बनाता है, जो फर्श होता है वो टंग बनाती है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही माउथ से भोजन ग्रहण किया जाता है, माउथ से भोजन ग्रहण करने के बाद कहाँ आएगा, बक्कल कैविटी में आएगा। बक्कल कैविटी से भोजन जो होता है किसमें आएगा, फेरिंग्स में आएगा, ग्रसनी में आएगा। ग्रसनी से ग्रसिका, ग्रसिका से कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। तो जो ग्रसनी भाग होता है उसके अंदर क्या होता है, भोजन प्रवेश करता है। अब ग्रसनी भाग में क्या होता है, ग्लोटिस छिद्र होता है जो नासा कक्ष में क्या करता है, भोजन को जाने से, या जो फिर जो श्वास नली होती है उसमें भोजन को जाने से रोकता है, वो क्या होता है, ग्लोटिस होता है। यहाँ पे अपन किसकी बात करते हैं, फेरिंग्स की, ग्रसनी। ग्रसनी में मैंने क्या बताया, एक नलिका का संरचना होती है, इसमें एक ग्लोटिस एक ढक्कन होता है जो क्या करता है, श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। श्वास नली में क्या करता है, भोजन को जाने से रोकता है। अब ये जो ग्लोटिस होता है इसके बाद में ग्रसनी जो होती है किसमें जाके खुलती है, ग्रसनी ग्रसिका में खुलती है। ग्रसिका में खुलती है। और फिर जो ग्रसिका होती है, इजोफेगस होती है, डायफ्राम्स के नीचे से होते हुए किसमें जाके खुलती है, आमाशय में जाके खुलती है। और ग्रसिका किसमें जाके खुलती है, आमाशय में। ग्रसिका का जो होता है कोई
मुख्य काम नहीं होता है, इसका काम होता है सिर्फ भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का काम होता है। यानी कि डायफ्राम के नीचे से होकर फिर किस में जाके खुल जाएगी, आमाशय में खुल जाके खुल जाएगी। अब अपन बात करते हैं आमाशय की। अब जो आमाशय होता है, स्टमक, आमाशय जो होता है इसके क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं। अगर आमाशय की बात करते हैं तो आमाशय के क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं। एक कार्डियक भाग होता है, कार्पस बॉडी होता है, तीसरा क्या होता है, पाइलोरिक भाग होता है। कार्डियक पार्ट, दूसरा जो होता है वो कार्पस बॉडी, और तीसरा होता है पाइलोरिक पार्ट। तीन भाग होते हैं आमाशय के अंदर, एक कार्डियक भाग होता है, दूसरा कार्पस बॉडी होता है, तीसरा कौन सा होता है, पाइलोरिक पार्ट होता है। तो अगर अपन बात करें कार्डियक पार्ट की, तो जो कार्डियक पार्ट होता है इसमें क्या होता है, जो इजोफेगस यानी कि ग्रसिका जो होती है, ग्रसिका कौन से भाग में, आमाशय कौन से भाग में आके खुलती है, कार्डियक भाग में आके खुलती है। ग्रसिका आमाशय के कार्डियक भाग में आकर खुलती है, और यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक स्फिंक्टर लगा हुआ रहता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वॉल लगा रहता है, जिससे भोजन जो होता है एक बार जब इस कार्डिक पार्ट में आ जाता है तो वापस किस में ना चला जाए, ग्रसिका में ना चला जाए, इजोफेगस में ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे क्या लगा रहता है, स्फिंक्टर लगा हुआ रहता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक स्फिंक्टर पाया जाता है। फिर कार्पस भाग होता है, कार्पस भाग का भी एक ऊपर वाला बायां भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है। और तीसरा मैंने बताया पाइलोरिक पार्ट। अब ये जो पाइलोरिक पार्ट होता है ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाके खुलता है। पाइलोरिक पार्ट जो होता है ये किस में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाकर खुलता है। अब जो आमाशय होता है उसमें भोजन क्या करता है, 4 से 5 घंटे तक संचित रहता है। आमाशय में भोजन क्या करता है, 4 से 5 घंटे तक स्थित रहता है। ग्रसिका जो होती है, ग्रसिका से भोजन कहाँ आता है, आमाशय में आता है। आमाशय के मैंने तीन पार्ट बताए, कार्डिक पार्ट हो गया, कार्पस पार्ट हो गया, कार्पस बॉडी हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, पाइलोरिक पार्ट हो गया। अब जो पाइलोरिक पार्ट होता है वो किसमें खुलता है, ड्यूडेनम में जाके खुलता है। तो नेक्स्ट भाग क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन। नेक्स्ट देखते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो होते हैं मैंने बताया, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन भाग होते हैं। मैंने क्या बताया, इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है और बड़ी हाथ होती है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कौन सी होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम होती है। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीन भाग होते हैं, किसके होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया और इलियम हो गया। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम यानी कि क्या हो गया, मलाशय हो गया। तो ये भाग होते हैं किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के। अब आमाशय जो होता है, आमाशय में यहाँ पे मैंने बताया जो पाइलोरिक पार्ट होता है, आमाशय का जो पाइलोरिक भाग होता है वो किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाके खुलता है। तो भोजन जो होता है कहाँ आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में आ जाता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम भाग होता है यहाँ पे क्या आके खुलती है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट आके खुलती है। इसके अंदर हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट खुलती है, जो पित्तरस, अग्नाशय रस लेकर आती है, जिससे क्या होता है, भोजन का पाचन, भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे होती है। यानी कि भोजन के जो अधिकांश पाचन की क्रिया जो होती है वो कहाँ होती है, ड्यूडेनम में स्टार्ट हो जाती है। हालांकि अगर अपन पाचन की बात कर रहे हैं तो मनुष्य में पाचन जो होता है बक्कल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है, जो मुख गुहा होती है वहीं पे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, सैलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, लार ग्रंथियां प्रेजेंट होती है, जो लार का स्राव करती है, जिसके अंदर विभिन्न एंजाइम होते हैं, जिनके द्वारा वहीं से क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मोस्टली पाचन जो होता है किसमें होता है, ड्यूडेनम में होता है। और यहाँ पे क्या आगे खुलती है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट आके खुलती है।
जो बाइल जूस यानी कि जो पित्त रस होता है और जो अग्नाशय रस होता है वो लेकर आते हैं। फिर उसके बाद में जिज्जनम और इलियम जो होता है, यहाँ पे क्या होती है, अवशोषण की क्रिया होती है। यहाँ पे अवशोषण की क्रिया होती है, सिक्कम में भी अवशोषण की क्रिया होती है। फिर जो अपचित भोजन होता है उसको यहाँ पे कोलोन, सिक्कम कोलोन रेक्टम में भेजा जाता है और फिर रेक्टम से फिर वो कहाँ चला जाता है, एनस गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर अपन सिक्कम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिक्कम से क्या निकलती है, एक बंद अतिवर्धी निकलती है। उस बंद अतिवर्धी को क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, कर्मी रूपी प्रीसेसिका बोलते हैं। यहाँ से क्या निकलती है, एक बंद अतिवर्धी निकलती है सिक्कम से, जिसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोला जाता है ना। अपेंडिक्स जो क्या होती है, अवशेषी होती है। मनुष्य में क्या होती है, अवशेषी होती है, उसका कोई काम नहीं होता है। तो वो जो अपेंडिक्स होती है वो कहाँ से, किससे बनती है, ये जो सिक्कम होती है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सिक्कम भाग होता है उससे क्या निकलती है, एक बंद अतिवर्धी निकलती है, जिसे क्या बोलते हैं, कर्मी रूपी प्रीसेसिका बोलते हैं। कर्मी रूपी प्रीसेसिका यानी कि अपेंडिक्स जो होता है वो होता है, ये यहाँ से क्या निकलती है, कर्मी रूपी प्रीसेसिका निकलती है। और ये आगे का भाग हो गया, कोलोन हो गया, रेक्टम हो गया। ये अपन ने इतनी बात कर ली किसकी, जो एलिमेंट्री कैनाल थी। एलिमेंट्री कैनाल लगभग अगर अपन लंबाई की बात करें तो लगभग 8 मीटर लंबी होती है, जो माउथ से लेकर लास्ट कहाँ, रेक्टम एनस तक क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो नेक्स्ट देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अगर मनुष्य की बात करते हैं, यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक हो जाएगी लार ग्रंथि, सैलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर हो जाएगा यानी कि यकृत, और तीसरा क्या हो जाएगा, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ये जो होते हैं क्या करते हैं, पाचक ग्रंथियां होती हैं, सैलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरा मैंने बताया लीवर, और तीसरा मैंने बताया पेनक्रियाज। जो अग्नाशय होते हैं, ये जो पेनक्रियाज होती है, यह क्या होती है, मिश्रित ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि क्यों होती है, क्योंकि ये अंतःस्रावी भी होती है तथा बहिस्रावी भी होती है। मतलब ये जो अग्नाशय होती है ये बहिस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। बहिस्रावी होगी और अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी प्लस अंतःस्रावी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं लार ग्रंथियों की, सैलाइवरी ग्लैंड्स की, तो जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो कितनी होती है, 3 होती हैं। अगर जो बक्कल कैविटी होती है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, लार ग्रंथि प्रेजेंट होती है, सैलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो किसका स्रावन करती है, लार का स्रावन करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो भोजन का पाचन करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन सैलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पे 3 सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है। एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी होती है सब मैंडिबुलरी ग्लैंड, और तीसरी होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलरी ग्लैंड, और थर्ड जो होती है वो कौन सी होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड। तीसरी कौन सी होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। तो 3 ग्रंथियां होती हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो किसका स्रावन करती है, टाइलिन, यानी कि ये क्या, एक जलीय पदार्थ का स्रावन करती है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, टाइलिन प्रेजेंट होता है। जो सबमैंडिबल ग्लैंड होती है ये किसका, श्लेष्मा का स्रावन करती है। और सबसे अधिक लार का स्रावन जो होती है कौन सी करती है, सब लिंगुअल ग्लैंड करती है, जो जलीय पदार्थ का भी और जो श्लेष्मीय पदार्थ होते हैं उसका भी श्रावण करती है। तो जो सबसे ज्यादा, जो सब सर्वाधिक लार का श्रावण जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सब लिंगुअल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक लार का श्रावण कौन सी ग्लैंड के द्वारा क्या किया जाता है, जो ये सब लिंगुअल ग्लैंड होती है इसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो लार ग्रंथियां होती हैं ये क्या करती है, विभिन्न एंजाइमों का क्या करती है, श्रावण करती है। फिर अब अपन बात करते हैं यकृत की, लीवर की। तो जो लीवर होता है इसमें क्या निकलता है, जो पित्तरस होता है, पित्तरस का संश्लेषण करते हैं ये। बाइल जूस जो होता है उसका संश्लेषण करते हैं। अब ये जो बाइल जूस होता है ये फिर पित्ताशय में जाके क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। बाइल जूस कहाँ जाके एकत्रित हो जाएगा, पित्ताशय में। अब जो पित्ताशय की वाहिनी होती है और जो यकृत वाहिनी होती है वे मिलकर क्या बनाते हैं, कॉमन डक्ट बनाते हैं। और वो कॉमन डक्ट फिर आगे जाके जो पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक फ्लूइड निकलता है, यहाँ से क्या निकलेगा, अग्नाशय रस, पेनक्रियाटिक फ्लूइड,
अब यहाँ से फिर जाके वो कॉमन क्या बनाते हैं, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट मिलाते हैं। अब जो हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट होता है उसमें क्या होता है, पितरस भी होता है और ये जो अग्नाशयी रस होता है ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर होते हैं, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट से। हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होता है ये कहाँ जाके खुलती है, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ड्यूडेनम होती है उसमें जाके क्या खुलते हैं, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट खुलते हैं। अब जो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होता है इसमें एक तो क्या होता है, पितरस होता है जो पित्ताशय में एकत्रित किया जाता है, फिर पित्ताशय से एक कॉमन वाहिनी निकलती है, फिर वो आगे जाके क्या बनाती है, जो अग्नाशयी यकृत वाहिनी होती है, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होती है, उसमें जाके मिक्स हो जाती है। फिर इसमें क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस भी होता है और जो बाइल जूस होता है, दोनों होते हैं। और इसके अलावा मैंने क्या बताया, ये क्या होते हैं, बहिस्रावी अग्नाशय जो होते हैं या फिर ये जो पेनक्रियाज होता है ये क्या होता है, बहिस्रावी भी होता है और अंतःस्रावी भी होता है। अब अगर अपन इसके बहिस्राव की बात करते हैं तो बहिस्रावी भाग में ये क्या करता है, अग्नाशय रस का स्रावण करता है। और अगर अंतःस्रावी की बात करते हैं तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का स्रावण करता है। किसका स्रावण करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का श्रावण करता है। बहिस्रावी के रूप में किसका श्रावण करता है, अग्नाशयी रस का। और अंतःस्रावी के रूप में किसका श्रावण करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का श्रावण करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि ये बहिस्राव भी करता है और अंतःस्रावी करता है। अब यहाँ पे पितरस हो गया, अग्नाशयी रस हो गया, और जो इंसुलिन ग्लूकेगॉन होता है ये सारे कहाँ जाते हैं, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, ड्यूडेनम के अंदर चले जाते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग होता है ड्यूडेनम, उसके अंदर चले जाते हैं। अब ड्यूडेनम में जाने के बाद में यहाँ पे फिर क्या होती है, पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या होती है, पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। यहाँ पे मैंने तीनों ग्रंथियों के बारे में थोड़ा आप लोगों को रिवाइज करने के तौर पर मैंने बता दिया कि लार ग्रंथि होती है, यकृत होती है और अग्नाशय होती है। जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है तीन प्रकार के होते हैं, पैरोटिड होती है, सबमैंडिबुलर होती है और सबलिंगुअल होती है। अब अपन बात करते हैं इसमें पाचन की बात करते हैं, डाइजेशन की बात करते हैं। तो अगर पाचन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने क्या बताया कि बक्कल कैविटी में जो मुख गुहा होती है वहीं पे क्या हो जाती है, पाचन की प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है बक्कल कैविटी के अंदर ही। तो मुख गुहा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाले एंजाइम जो टाइलिन और लार एमाइलेज जो होती है उसकी क्या होती है, सक्रियता स्टार्ट हो जाती है, जिससे फिर वहां पे क्या हो जाता है, स्टार्च जो होता है माल्टोज में चेंज हो जाता है। बक्कल कैविटी की बात कर रहे हैं अपन। बक्कल कैविटी में मैंने क्या बताया, जो लार ग्रंथियां होती हैं, जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, उसके अंदर अगर सैलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, लार ग्रंथियों की बात करते हैं, तो उसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट ये सब प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, लार एमाइलेज होता है, लार एमाइलेज, टाइलिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, ये सारे किसमें प्रेजेंट होते हैं, लार में। एमाइलेज हो गया, टाइलिन हो गया, ये जितनी भी जो चीज़ें होते हैं। फिर मैंने क्या बताया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन हो गया, बाइकार्बोनेट्स हो गया, और इसके अलावा मैंने क्या बताया, लाइसोजाइम हो गए। ये सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, जो लार में प्रेजेंट होने वाले जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं। तो अब ये जो लार में प्रेजेंट होने वाले जो एंजाइम होते हैं वो बक्कल कैविटी में क्या करते हैं, भोजन का पाचन स्टार्ट कर देते हैं। तो बक्कल कैविटी में मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या होता है, जो ये आपके जो स्टार्च होती है वो माल्टोज में चेंज होती है। लार एमाइलेज के द्वारा स्टार्च किस में चेंज होती है, माल्टोज में। स्टार्च जो होती है माल्टोज में चेंज होती है, किसके द्वारा, एमाइलेज के द्वारा। जो लार में एमाइलेज प्रेजेंट होता है उसके द्वारा स्टार्च किस में चेंज हो जाती है, माल्टोज के अंदर चेंज हो जाती है। तो यानी कि जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ प्रेजेंट हो स्टार्ट हो जाती है, बक्कल कैविटी के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद में जो अब यहाँ पे क्या बन जाता है, भोजन जो होता है अच्छी तरीके से लार में मिक्स हो जाता है। जो भोजन लार में मिक्स हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। अब ये जो बोलस होता है बक्कल कैविटी से ग्रसनी, ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका, और ग्रसिका से कहाँ पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। यानी कि मुख गुहा में जो होता है भोजन अच्छी तरीके से लार में मिक्स हो जाता है। लार में मिक्स होने के बाद में वो कहाँ जाता है, ये बोलस जो होता है ग्रसनी, ग्रसनी से फिर कहाँ जाएगा, ग्रसिका में, और ग्रसिका इसको कहाँ पहुंचा देगी, आमाशय में पहुंचा देती है। अब जो आमाशय होता है, आमाशय के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। वो भी क्या होती है, एक प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड ही होती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जो श्लेष्मा का श्रावण करती हैं तथा कुछ एंजाइम्स का भी श्रावण करती हैं। अब आमाशय में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ये पाचक ग्रंथि की तरह ही कार्य करती है, जो पाचक ग्रंथियां होती हैं उसकी तरफ। यानी कि आमाशय में थोड़ा बहुत पाचन होता है, बाकी 4 से 5 घंटे तक भोजन जो होता है आमाशय में
रुका हुआ रहता है, आमाशय में संचित रहता है। वहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उससे श्लेष्मा का स्रावन होता है, और थोड़े बहुत पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो आमाशय में प्रेजेंट होती है, आमाशय में होती है। बाकी जो सबसे अधिक पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है? ड्यूडेनम में होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम भाग होता है उसके अंदर होती है। अब ये जो आमाशय होता है इसमें एक तो म्यूकस का स्राव, ये जो अपन ने बताया कि इसमें क्या प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है कौन कौन सी होती है? आमाशय का स्राव, मतलब आमाशय में एक जो होती है म्यूकस का स्रावन करने वाली, वो कौन सी हो जाएंगी? म्यूकस ग्लैंड हो जाएंगी। एक तो यहाँ पे हो जाएगी कौन सी? म्यूकस ग्लैंड हो जाएगी। म्यूकस ग्लैंड जो किसका स्रावन करेगी? म्यूकस का स्रावन करेगी। दूसरी जो होती है यहाँ पे पेप्सिनोजन का स्रावन करने के लिए जो पेप्टिक सेल्स होती हैं, पेप्टिक कोशिकाएं होती हैं, वो हो जाएंगी। तो दूसरी कौन सी हो जाएंगी? पेप्टिक कोशिकाएं, पेप्टिक सेल हो जाएंगी। और तीसरी कौन सी हो जाएंगी? ऑक्जेंटिक सेल हो जाती है, जो हाइड्रोक्लोराइड का स्रावन करती है। जो HCl होता है उसका स्रावन करने वाली कौन सी हो जाएंगी? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हो जाएंगी। तो ये क्या करती हैं? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हो जाएंगी। ठीक है, तीन प्रकार की कोशिकाएं बता दी, म्यूकस ग्लैंड बता दी, पेप्टिक सेल बता दी, और तीसरी कौन सी बताती है? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं करती है। जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं वो HCl का स्रावन करती हैं, पेप्टिक कोशिकाएं होती है पेप्सिनोजन का स्रावन करती है, और जो म्यूकस ग्लैंड होती है किसका स्रावन करती है? श्लेष्मा का श्रावण करती है। अब आमाशय में थोड़े बहुत पाचन की प्रक्रिया होगी। जो आमाशय रस होता है उसमें भोजन अच्छी तरीके से मिल जाता है। पहले मैंने बक्कल कैविटी में जो लार में जो भोजन मिक्स हुआ था वहां पे मैंने उसको क्या बोल दिया था? बोलस बोल दिया था। अब यहाँ पे आमाशय में जो जितने भी ये जो आमाशय रस होते हैं इसके अंदर भोजन को अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है। अब जो वो भोजन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। अब ये जो काइम होता है आमाशय से फिर कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले कौन से भाग में जाता है? ड्यूडेनम भाग में जाता है। ड्यूडेनम भाग में मैंने क्या बताया था? हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आके खुलती है। तो यहाँ पे जो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होती है, तो इस ड्यूडेनम भाग में जो आंतरीय रस होता है, जो यकृत रस यानी कि जो बाइल जूस होता है और जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, वो सारे मिलकर यहाँ पे क्या करते हैं? पाचन की प्रक्रिया करते हैं ड्यूडेनम के अंदर। सबसे अधिक पाचन जो होता है फिर ड्यूडेनम में होता है। अब यहाँ पे जो पाचन की प्रोसेस होती है वो फिर किस प्रकार से होती है? अगर अपन छोटी आंत की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले भोजन में जो प्रोटीन, पेप्टोन और जो प्रोटियोज प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन हो गए, पेप्टोन हो गए, प्रोटियोज जो हो गए, इन सब का क्या होता है? छोटी आंत में अगर अपन पाचन की जो मोस्टली पाचन होता है उसकी बात करें तो ये किसके द्वारा? जो ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, इसके द्वारा ये डाइपेप्टाइड में चेंज हो जाते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन के द्वारा। ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, इनके द्वारा ये किसमें चेंज होते हैं? डाइपेप्टाइड के अंदर चेंज हो जाते हैं। ये डाइपेप्टाइड में चेंज हो गए। ये अपन किसकी बात करें? ड्यूडेनम की बात करें। छोटी आंत में जो ड्यूडेनम भाग होता है उसकी बात करें। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और एक और एंजाइम होता है जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज होता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम होता है। इन एंजाइम के द्वारा जो होते हैं प्रोटीन, पेप्टोन और जो प्रोटियोज होते हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं? डाइपेप्टाइड के अंदर चेंज हो जाते हैं। उसके बाद में जो इनके अंदर पॉलीसेकेराइड होते हैं वो किसमें चेंज हो जाएंगे? डाइसेकेराइड में चेंज हो जाएंगे। पॉलीसेकेराइड किसमें चेंज हो जाएंगे? डाइसेकेराइड में। जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, वो किसमें चेंज हो जाएंगे? डाइसेकेराइड में चेंज हो जाएंगे। किसके द्वारा चेंज होंगे? ये एमाइलेज के द्वारा। यहाँ पे अपन स्टार्च लिख सकते हैं। एमाइलेज के द्वारा जो होते हैं जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं किसमें चेंज हो जाएंगे? डाइसेकेराइड में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद में पॉलीसेकेराइड के बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं जैसे लिपिड हो गया, वसा होगी, वो किसमें चेंज हो जाएगी? डाइग्लिसराइड में, और फिर उसके बाद में किसमें चेंज हो जाएगी? मोनोग्लिसराइड में चेंज हो जाएगी। लिपिड सबसे पहले डाइग्लिसराइड और उसके बाद में मोनोग्लिसराइड।
में चेंज हो जाएगी। लिपिड जो होते हैं किसके द्वारा चेंज होगी, वसा लाइपेज के द्वारा चेंज होगी। लिपिड जो होती है लाइपेज के द्वारा डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में चेंज हो जाती है। उसके बाद में किसका पाचन हो गया, नेक्स्ट अगर पाचन की बात करते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड से क्या फिर क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स में चेंज हो जाएंगे। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड में, फिर न्यूक्लियोसाइड में, किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। इतना पाचन होने के बाद में इनको फिर क्या किया जाता है, सरल पदार्थों के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि ये जो पाचन हो गया इसके बाद में इनको किसमें, सरल पदार्थों में कन्वर्ट किया जाएगा। जितने भी जो लास्ट के उत्पाद आते हैं उनको फिर किसमें, जो सरल पदार्थ होते हैं उसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसमें जैसे डाइपेप्टाइड होता है, डाइपेप्टाइड किसमें चेंज हो जाएगा, अमीनो अम्ल में। माल्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। इनको फिर किसमें कन्वर्ट किया जाता है, सरल पदार्थों में। जितने भी लास्ट के जो अंतिम उत्पाद आते हैं यहाँ पे जैसे मोनोग्लिसराइड आ गया, न्यूक्लियोसाइड आ गया, जितने भी अंतिम उत्पाद आते हैं इनको फिर किसमें चेंज किया जाएगा, सरल उत्पादों में चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो डाइपेप्टाइड होते हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं, अमीनो एसिड में। डाइपेप्टाइड जो होंगे वो किसमें चेंज हो जाएंगे, अमीनो एसिड में चेंज हो जाएंगे। किसके द्वारा, डाइपेप्टाइडेज के द्वारा। डाइपेप्टाइडाइज के द्वारा किसके में अंदर चेंज होंगे, अमीनो एसिड में चेंज होंगे। नेक्स्ट बात करें, दूसरा जो अंतिम उत्पाद था वो कौन सा बताया था मैंने, जो माल्टोज होता है वो माल्टेज के द्वारा, माल्टोज माल्टेज के द्वारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट माल्टोज के बाद में कौन सा बताया था, लैक्टोज बताया था, जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज हो जाएगा। ग्लूकोज, लैक्टोज था ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में सुक्रोज होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज के अंदर चेंज हो जाता है। लैक्टोज जो होता है लैक्टेज के द्वारा, सुक्रोज जो होता है किसके द्वारा, सुक्रेज के द्वारा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा। ये सारी जितनी भी पाचन की प्रक्रिया होती है, जितनी भी पाचन की प्रक्रिया होती है छोटी आंत के अंदर कंप्लीट हो जाती है। फिर छोटी आंत के बाद में उसका जो पचित भोजन होता है उसका अवशोषण कर लिया जाता है। जेजुनम तथा इलियम के द्वारा इसके अवशोषण की प्रोसेस होती है। जो अपचित भोजन होता है उसको फिर रेक्टम तक पहुंचा दिया जाता है, मलाशय तक पहुंचा दिया जाता है, और वहां से गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो पाचन की प्रक्रिया होती है किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। यहाँ पे हो गया लैक्टेज और सुक्रेज। फिर उसके बाद में मैंने क्या बताया, जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है कहाँ होती है, जेजुनम तथा इलियम में होती है। कुछ पानी का अवशोषण जो होता है रेक्टम में भी होता है, ठीक है। फिर जो अपचित भोजन होता है उसको रेक्टम में पहुंचा दिया जाता है, फिर आगे जो होता है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अभी आज के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम कितने भागों का बना होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, दूसरी क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल का मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें एलिमेंट्री कैनाल की तो कैसी होती है, एक्टो एंडोडर्मल होती है। फिर एलिमेंट्री कैनाल में मैंने बताया अपन कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं, बक्कल कैविटी हो गया, फेरिंग्स, इजोफेगस, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम एंड एनस हो गया।
तो अगर बक्कल कैविटी की बात करते हैं तो बक्कल कैविटी में माउथ होता है, पैलेट होता है, टंग होता है और टीथ होते हैं, जिसके बारे में अपन ने सबके बारे में एक एक के बारे में पढ़ा कि जो पैलेट होते हैं हार्ड पैलेट होते हैं, सॉफ्ट पैलेट होता है, टंग जो होता है उसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसके द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है, उसके अलावा टीथ होते हैं। फिर मैंने बताया जो बक्कल कैविटी होती है इसमें सैलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। फिर फेरिंग्स होता है, भोजन जो होता है मुख से बक्कल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इजोफेगस और इजोफेगस से कहाँ आता है, स्टमक भाग में आता है। फिर स्टमक का मैंने बताया स्टमक के तीन भाग होते हैं, एक कार्डियक पार्ट होता है, एक कार्पस बॉडी होती है, तीसरा क्या होता है, पाइलोरिक पार्ट होता है। तो जो कार्डियक पार्ट होता है उसमें जो इजोफेगस जो होती है भोजन को लेकर आती है, कौन से भाग में आके खुलती है, कार्डियक पार्ट में आके खुलती है। दूसरा कार्पस बॉडी होती है जिसमें इसका एक बायां ऊपर उठा हुआ भाग होता है, उसको फंडस बोलते हैं। और तीसरा मैंने बताया पाइलोरिक पार्ट, जो पाइलोरिक पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाके खुलता है। फिर स्टमक के बाद में, स्टमक में मैंने बताया भोजन जो होता है 4 से 5 घंटे तक संचित रहता है। स्टमक का जो ये पाइलोरिक पार्ट होता है वो किस में जाके खुलता है, ड्यूडेनम में जाके खुलता है, यानी कि नेक्स्ट भाग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके तीन भाग बताए मैंने, ड्यूडेनम बताया, जेजुनम बताया और इलियम बताया। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन भाग बताए, कौन कौन से, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। तो जो ड्यूडेनम भाग होता है इसमें क्या आके खुलती है, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आके खुलती है। अधिकांश पाचन जो होता है ड्यूडेनम में होता है। फिर जेजुनम, इलियम में क्या होता है, अवशोषण की प्रोसेस होती है। सिक्कम का मैंने बताया, सिक्कम से क्या निकलती है, एक बंद अतिवर्धी निकलती है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। वो किसके द्वारा बनती है, सिक्कम के द्वारा बनती है, कर्मी रूपी प्रीसेसिका जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो क्या होती है, मनुष्य में अवशेषी होती है, कोई काम नहीं होता है उसका, ठीक है। फिर कोलोन हो गया और रेक्टम हो गया, जिसमें अपचित भोजन को इकट्ठा करके रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, रेक्टम के अंदर रखा जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात करी थी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मैंने बताया था कि क्या होती है, लार ग्रंथियां होती हैं, यकृत यानी लीवर होता है और पेनक्रियाज होता है। अगर सैलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं तो मैंने तीन प्रकार की बताई थी, एक पैरोटिड ग्लैंड बताई, सब मैंडिबुलरी ग्लैंड बताई और तीसरी कौन सी बताई, सब लिंगुअल ग्लैंड बताई। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो एक जलीय स्राव का क्या करती है, श्रावण करती है। इसमें क्या होता है, टाइलिन प्रेजेंट होता है। और जो सब मैंडिबुलरी ग्लैंड होती है वो श्लेष्मा का श्रावण करती है, और जो सब लिंगुअल ग्लैंड होती है वो जलीय पदार्थ और श्लेष्मा दोनों का श्रावण करती है। अत्यधिक लार का श्रावण जो होता है किसके द्वारा किया जाता है, सब लिंगुअल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। अब जो लीवर होता है उससे किसका संश्लेषण होता है, पितरस का संश्लेषण होता है, बाइल जूस का संश्लेषण होता है जो पिताशय में जाके एकत्रित हो जाता है। वहां से वो एक कॉमन डक्ट के द्वारा कौन कहाँ, अग्नाशय से नीचे होते हुए एक और कॉमन डक्ट बनाते हैं, इसको हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, जिसके अंदर क्या आते हैं, जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो आता है। अब जो अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं, यानी मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बाह्य स्राव भी करती है और अंतःस्राव भी करती है। बाह्य स्राव के रूप में किसका श्रावण करती है, अग्नाशय रस का श्रावण करती है। अंतःस्राव की बात करते हैं तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का श्रावण करती है। फिर ये सारे पितरस हो गए, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और जो अग्नाशयी रस होता है, ये सारे मिलकर कहाँ जाते हैं, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट में जाते हैं। अब ये जो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट होती है ये कहाँ जाके खुलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम भाग में जाके खुलती है। फिर अपन बात करते हैं पाचन की। तो अगर मनुष्य की बात करते हैं तो यहाँ पे पाचन की प्रोसेस जो होती है बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लार्व उपस्थित होती हैं, सैलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सैलाइवरी का लार का श्रावण करती हैं। अब लार में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम, क्लोरीन हो गया, बाइकार्बोनेट हो गए, लार एमाइलेज हो गया, टाइलिन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनके द्वारा क्या होता है, बक्कल कैविटी में ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, स्टार्च जो होता है एमाइलेज के द्वारा माल्टोज में चेंज हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो भोजन जो लार में अच्छी तरीके से मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। अब ये जो बोलस होता है ये ग्रसनी से ग्रसिका, ग्रसिका से कहाँ पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में मैंने बताया कि एक तो म्यूकस ग्लैंड होती हैं जो किसका श्रावण करती हैं, श्लेष्मा का श्रावण करती हैं। दूसरी जो होती हैं पेप्टिक ग्लैंड होती हैं जो पेप्सिनोजन का श्रावण करती हैं। तीसरी होती है ऑक्जेंटिक ग्लैंड जो किसका श्रावण करती हैं, HCl हाइड्रोक्लोराइड का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। अब जो ऑक्जेंटिक सेल से जो HCl का श्रावण होता है उससे जो पेप्टिक सेल के द्वारा जो पेप्सिनोजन का श्रावण होता है वो पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोराइड के संपर्क में आकर किस में चेंज हो जाता है, पेप्सिन में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे थोड़े बहुत आंशिक पाचन की प्रक्रिया होती है। 4 से 5 घंटे तक भोजन जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर आमाशय में जितने भी आमाशय रस होते हैं इसमें भोजन क्या हो जाता है, मिक्स होता है, उसको क्या बोल देते हैं, काइम बोल देते हैं। अभी जो काइम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। यहाँ पे क्या होता है, जो मुख्य पाचन की क्रिया होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, कहाँ होती है, ड्यूडेनम में होती है। इसके बाद में यहाँ पे क्या क्या होता है, सबसे पहले प्रोटीन पेप्टोन और जो प्रोटीज होते हैं वो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के द्वारा डाइपेप्टाइड में चेंज होते हैं। फिर मैंने बताया जो पॉलीसेकेराइड होते हैं एमाइलेज के द्वारा डाइसेकेराइड में चेंज होते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया लिपिड जो होते हैं लाइपेज के द्वारा डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में चेंज होते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से न्यूक्लियोटाइड, फिर वो किस में चेंज हो जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद में मैंने बताया कि ये जितने भी अंतिम उत्पाद होते हैं उनको फिर सरल उत्पादों में क्या
कन्वर्ट किया जाता है। जैसे डाइपेप्टाइड हो गया, डाइपेप्टाइडेज के द्वारा अमीनो एसिड में चेंज होंगे। माल्टोज जो होता है, माल्टेज के द्वारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में चेंज होगा। लैक्टोज जो होता है, लैक्टेज के द्वारा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में चेंज होगा। और जो सुक्रोज होता है, सुक्रेज के द्वारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज होगा। इस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया जो होती है कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद में जो पचित भोजन होता है उसका अवशोषण किया जाता है। अपचित भोजन को रेक्टम में भेजा जाता है, वहाँ पे भी कुछ जल का अवशोषण जो होता है रेक्टम के द्वारा भी किया जाता है, और फिर उस भोजन को शरीर से एनएस द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।